हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डेली टॉप 20 सीरीज मध्यकालीन भारत पार्ट 8। ऑलरेडी हम इसके 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं पार्ट 8 को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थापित की थी। ऑलरेडी हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लास्ट पार्ट में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो देवगिरी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी। और देवगिरी का ही इसने आगे चल के नाम क्या पड़ा गया, दौलताबाद। देवगिरी को ही आगे दौलताबाद के नाम से जाना गया। आगे हम बात करेंगे जाके देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। दौलताबाद से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। देखिए पहले इसने क्या किया, जाके राजधानी को दक्षिण भारत पर कब्जा करने के लिए इसने क्या किया, जाके कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। फिर इसको क्या हुआ, जाके वहां पर अकाल वगैरह सूखा वगैरह पड़ गया जाके, और वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर इसने क्या किया, जाके कि राजधानी दौलताबाद से ये पुनः दिल्ली ले गया। क्लियर। तो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से पुनः ये दिल्ली ले गया अपनी राजधानी। क्लियर। कहा जाता है इस समय पर राजधानी परिवर्तन में इसने जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके आया था, तो कहा जाता है कि बकरी तक को भी साथ में लेके आया था। यानी कि जितनी भी थी सारी चीजें बटोर के ले आया था। आगे देखते हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो कि एक यात्री था, जो कि यात्रा करने भारत के आया था, ये किस देश से आया था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है वो किस देश का था, मोरक्को यात्री था। किस देश का था, मोरक्को यात्री थी। क्लियर, यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आगे हम देखेंगे। रेहला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए रेहला पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता के द्वारा, जो कि एक मोरक्को यात्री था। तो इसका कौन सा हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके मोरक्को यात्री इब्न बतूता, याद रखना इब्न बतूता जो था वो मोरक्को यात्री था। आगे हम बात करेंगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक के 5 मुख्य योजनाएं। देखिए कौन कौन से थी 5 मुख्य योजनाएं। ए, दोआब में कर वृद्धि करना। तो दोआब क्षेत्र ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, कि जो दो नदियां जहां पर मिलती हैं या फिर जहां से एक नदी दो भागों में बढ़ जाती है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। देवगिरी को राजधानी बनाना। तो इसने क्या किया, राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेके आया। आगे सांकेतिक मुद्रा का जारी करना। तो इसी क्या कह रहा है, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। सांकेतिक मुद्रा अर्थात इसने इस टाइप के सिक्के डाले कि उसमें कुछ विशेषता नहीं थी विशेष रूप से। आगे चल के जनता ने क्या किया, कि जनता उन सिक्कों को घर पे ही डालने लगी, अर्थात जनता उन सिक्कों को घर पे ही बनाने लगी जाके। तो सांकेतिक मुद्रा जारी करना कह सकते हैं कि इसकी प्रमुख गलतियों में से एक गिना जाता है। खुरासान पर आक्रमण करना और कराची, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, कराची की ओर अभियान करना। तो इसने 5 मुख्य योजना, कभी कभी एग्जाम में 5 योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो निम्नलिखित में से, जैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं चलाई गई थी, तो आपको सिलेक्ट करना रहता है उसमें से। तो आपको ये पांचों योजनाएं याद रखनी है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कई बार। आगे बात करेंगे हम। दिल्ली के सुल्तान में वह कौन सा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो हिंदुओं के त्योहारों में भी, सोचिए एक मुस्लिम होके भी हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। और मुख्य रूप से ये होली में भाग लेता था। किसमें, होली में। मुख्य रूप की अगर बात करें तो ये होली में भाग लेता था। आगे हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि सुल्तान को उनकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये एग्जाम कई बार, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कि कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था, लेकिन काम ये ऐसे करता था कि अनपढ़ों जैसे, यानी कि बेवकूफों की टाइप तरह। जनता परेशान हो चुकी थी इससे बहुत ज्यादा। तो प्रश्न पूछा गया है कि सुल्तान को उनकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यानी दोनों एक दूसरे से मुक्त हो गए। तो ये बात किसने कही थी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसने कही थी, बदायूनी ने की थी। किसने, बदायूनी, बदायूनी। क्लियर, बदायूनी ने की थी। आगे हम बात करेंगे जाके। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता, जो कि मोरक्को यात्री था, इसको दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। आगे हम बात करेंगे। किसके समय काल के दौरान दक्षिण में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मोहम्मद हरियर एवं बुक्का ने
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो ये 1336 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। इनमें इस दोनों से में भी अगर पूछा जाए तो ये दोनों आपस में भाई-भाई थे। अगर इनमें भी अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो आप किसको प्रेफ़रेंस देंगे जाके? हरिहर प्रथम को। हरिहर प्रथम को याद रखना जाके। आगे हम बात करेंगे जाके उड़ीसा में स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो उड़ीसा में स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका कौन सा हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में फिरोज शाह तुगलक अपनी गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के भाई का पुत्र था, अर्थात हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? तो आप देख सकते हैं सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठा जाके? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर? उसके बाद कौन बैठा जाके? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा जाके? फिरोज शाह तुगलक। इस प्रकार से ये क्रम चल रहा है। आगे हम बात करेंगे जाके फिरोज शाह तुगलक ने कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। कष्टदायक कर जैसे कि दोआब में जो कर वृद्धि कर दी थी, उस टाइप के करों को समाप्त कर दिया था। जबकि यहाँ पर जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा खेती हो रही थी, दोआब क्षेत्र था, उसी जगह पर क्या किया जाके इसने कष्टदायक जो कर थे जिससे जनता को ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उन करों को समाप्त कर दिया था। 9th देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जाके कि नहरों के बारे में कि नहरों एवं कुओं का निर्माण किसने करवाया था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। आगे चल के क्या हुआ जाके? उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या किया जाके कि जो दोआब क्षेत्र थे उनमें कर वृद्धि कर दी। नेक्स्ट आगे चल के जब आया फिरोज शाह तुगलक, तब इसने क्या किया जाके कि सिंचाई कर लगाया, अर्थात आपको सिंचाई करने के लिए एक कर देना पड़ेगा। और ये कर कितना होता था? सिंचाई कर उपज का 10%, यानी कि अगर आपके खेत में 10 बोरे अगर किसी अनाज के हो रहे हैं तो उसमें से एक बोरा आपको देना पड़ेगा। तो ये कितना होता था? उपज का 10%, जो कि सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। आगे देखेंगे हम, सिंचाई कर उपज का 10वां भाग होता था। क्लियर? आगे हम बात करेंगे जाके फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने नए नगरों की स्थापना की थी? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक को नगरों के नाम यानी कि नगर इसने बसाने के मामले में बहुत अधिक इसने काम किया। तो इसने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? तो इसने 300 नए नगर बनाए थे। क्लियर? कितने? 300। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे जाके उनमें से कुछ प्रमुख नगरों की अगर हम बात करें जाके तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर को किसने बसाया था? तो इन नगरों की अगर हम बात करें जाके तो फिरोज शाह तुगलक ने ही इन नगरों को बसाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो देख, और जो मैक्सिमम जो इसके शहर बसाए हुए हैं वो इसी के नाम से ही रिलेटेड, जैसे फिरोज शाह तुगलक इसका नाम है, तो फिरोज आगे का जो फिरोज है ना, जैसे कि फिरोजाबाद, फिरोज से ही फिरोजाबाद बता जाके, फिरोज से ही फिरोजपुर बना जाके। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो नाम आएंगे इसी के नाम से ही आएंगे जाके। क्लियर? आगे हम देखेंगे जाके क्वेश्चन, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? सी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग बनाया था। और ये किसके लिए था? विधवाओं, महिलाओं और स्त्रियों के लिए कह सकते हैं दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। क्लियर? अनाथ स्त्रियों, विधवा महिलाओं, लड़कियों के लिए इसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान बंदगान विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान बंदगान की अगर हम बात करेंगे जाके, दीवान ए बंदगान विभाग की अगर हम बात करें तो ये दासों पर नियंत्रण से संबंधित था। किससे संबंधित था? दासों पर नियंत्रण से संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम कैसे याद रखेंगे जाके? देखिए, बंदगान, बंदगान से आप याद रख सकते हैं बंदी, अर्थात जो कैदी होते हैं, बंदी, जेल में जो बंद होते हैं बंदी, अर्थात जिन्हें हम कैदी बोलते हैं, कौन होते हैं? दास होते हैं। दास अर्थात गुलाम होते हैं। क्लियर? तो जेलों में बंद होते हैं, बंद कौन होते हैं? दास। आगे हम बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, अभी तक नॉर्मली होता क्या था? जजिया कर सबसे पहले हम समझते हैं। जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। गैर मुस्लिमों पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम नहीं होते थे उन पर एक धार्मिक कर लिया जाता था, अर्थात उनके धर्म से संबंधित एक धार्मिक कर लिया जाता था। उसी को हम जजिया कर बोलते थे। लेकिन इस जजिया कर में होता क्या था? अभी तक जो गैर
मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था। मान लीजिए जैसे कि अगर हिंदुओं में अगर बात की जाए तो सभी हिंदुओं से लिया जाता था, केवल और केवल ब्राह्मणों को छोड़कर। तो जजिया करके हम बात करें जाके सभी से लिया जाता था हिंदुओं में, केवल ब्राह्मणों को छोड़कर। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, यानी कि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया आके। क्लियर, जो कि मैक्सिमम धर्मगुरु माने जाते हैं अपने हिंदू धर्म में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सी, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। देखिए जैसे एक मुगल वंश में अकबर हुआ था, उसी प्रकार से इसको भी सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, यानी कि इसने कई कह सकते हैं कि कई बहुत ज़्यादा इसने लंबी लंबी नहरों और नहरों का इसने एक जाल बनवाया था। क्लियर, लंबी लंबी नहरों नहरों का एक जाल बनवाया था, जिसके कारण इसे सल्तनत का अकबरी कहा जाता है। इसने कई नए नए कर भी लगाए, कुछ जो पुराने कष्टदायक कर थे उनको समाप्त भी किया जाके। तो इसने जनता के विकास के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। कब किया था? 1398 में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा जाके। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सिंचाई के लिए लंबी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए लंबी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर सी। देखिए नहरों के बारे में जो दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण किसने करवाया था? तो सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी नहरों का जाल किसने बिछाया था, यानी कि बहुत लंबी लंबी नहरें किसने बनवाई थी, एक नहरों का जाल किसने बनाया था, तब क्या आंसर हो जाएगा जाके? फिरोज शाह तुगलक। अर्थात कह सकते हैं इसने नहरों के बारे में काफी विकास किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। तो इसका क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद वंश का कार्यकाल है, तो सैयद वंश के कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए कौन सा हो जाए? देखिए ए ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 1206 से 1290 तक कौन सा चला जाके? गुलाम वंश खरा चला जाके। क्लियर, फिर उसके बाद में 1290 की अगर हम बात यहाँ के 1290 1320 तक कौन सा चला? खिलजी वंश चला जाके। क्लियर, फिर 1320 की अगर हम बात यहाँ 1320 से 1400 तक कौन सा चला जाके? तुगलक वंश। क्लियर, और 14 से लेके 1451 तक कौन सा चलेगा जाके? सैयद वंश चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा जाके। क्लियर, सैयद वंश। क्लियर, तो इसको हमने कैसे क्रम से याद किया था? गुल, खिल, तू, सै, और उसके बाद क्या हो जाएगा जाके? अंत में लास्ट हमारा लोधी वंश हो जाएगा जाके लास्ट में। क्लियर, तो अभी हम सैयद वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। किसने की थी? खिज्र खान ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे जाके, लोधी वंश का कार्यकाल है। तो देखिए सैयद वंश के कोई ज़्यादा बड़ा वंश भी नहीं चला जाके, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं हुए जाके। तो सैयद वंश में कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं थे, इसलिए उसमें डायरेक्ट हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है उसका कार्यकाल, और दूसरा उसकी स्थापना किसने की थी। बस हमें दो ही चीज़ याद रखनी है। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके लोधी वंश। अब लोधी वंश की अगर हम बात करेंगे जाके, तो कब इसका कार्यकाल क्या होगा जाके? 1451 से 1526, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, 1451 से 1526। और 1526 की अगर हम बात करें जाके, पानीपत का पहला युद्ध होता है, और फिर यहीं से लोधी वंश की अगर हम आगे बात करेंगे जाके, तो यहीं से मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जो सल्तनत काल था वो खत्म हो जाता है। मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर सल्तनत काल खत्म हो जाता है। अब जो पार्ट दूसरा चालू होगा वो कौन सा शुरू होगा? यहाँ से अब मुगल वंश से स्टार्ट होगा जाके। कहाँ से? 1526 से। तो सबसे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि 1526 लोधी वंश में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। क्लियर, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।